हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के एनटीपीसी क्वेश्चन गाइड वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 24 के साथ। सेट नंबर 24 में जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो जीके के क्वेश्चन जो आर्ट्स और करंट से रिलेटेड है उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो सेट नंबर 24 आप लोग के सामने है और सेट नंबर 24 का जीके का क्वेश्चन अभी हम लोग स्क्रीन पर लाएंगे। तो सेट नंबर 24 का जीके का क्वेश्चन, सेट नंबर 24 के जीके के क्वेश्चन को हम लोग अभी देखें। ये क्वेश्चन जो जीके का होगा वो हमारा पहला क्वेश्चन 6 नंबर पर है। 6 नंबर में जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की, कोरल आइलैंड प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो आंसर पहले हम लोग डिसाइड करते हैं स्टूडेंट। आंसर है 36। लक्षद्वीप समूह, आप जानते हैं हमारा 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो द्वीप समूह में, एक आपका हो गया अरबियन सागर में लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या जो है वो 36 है। और प्रवाल द्वीप का मतलब ये होता है कि समुद्री जीव के अवशेष जो होते हैं उनका जो ऊपर से जो सेल होता है उससे बना हुआ ये द्वीप है। तो ज़्यादा अधिकांश हमारे प्रवाल द्वीप कहाँ मिलेंगे? भारत के प्रवाल द्वीप ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? तो अरबियन सी में, लक्षद्वीप समूह में। तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? प्रवाल द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 36 है। लेकिन इस 10 द्वीप पर ही आबादी है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। जो प्रवाल द्वीप हैं, कोरल आइलैंड है, और इसमें 36 में केवल 10 पर ही, केवल 10 द्वीप पर ही, केवल 10 द्वीपों पर ही आबादी है, यानी लोग रहते हैं। आप जानते हो लक्षद्वीप समूह हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर में स्थित, द्वीपों की कुल संख्या 36 और इसकी राजधानी कावरवती, राजधानी कवारती इसकी राजधानी है। लक्षद्वीप समूह में एक आप याद कीजिएगा, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वहाँ का एक कवारती द्वीप है और एक मिनिकॉय द्वीप है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और कवारती द्वीप और मिनिकॉय द्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। कवारती और मिनिकॉय को, मिनिकॉय ये क्वेश्चन चूंकि पूछता है इसलिए बोल रहे हैं, इसको अलग कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। और मिनिकॉय और मालद्वीप को, मिनिकॉय और मालद्वीप को, मालद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव, मालदीव जो एक देश है, और इसको अलग करने वाला जो है वो 10 डिग्री चैनल। ये एकदम याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है। कवारती और मिनिकॉय जो लक्षद्वीप समूह के 2 द्वीप, और लक्षद्वीप समूह की राजधानी भी कवारती, और इनको अलग करने वाला 9 डिग्री चैनल, और मालदीव को अलग करने वाला, जो आप सीधे बोल सकते हो कि लक्षद्वीप समूह से मालदीव को अलग करने वाला कौन है? 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग का 7 लगातार क्वेश्चन है। निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन नहीं है? हरिकोटा, एलिफेंटा, भटकल और ट्रिकेट। इसमें कौन जो द्वीप है अरब सागर में? अरब सागर हमारे पश्चिमी तट के इधर जो है अरब सागर, तो अरब सागर में इसमें से कौन से द्वीप नहीं है? ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में फिर कूट में दिया हुआ है, तो 1 और 3 हरिकोटा और भटकल। हरिकोटा और भटकल जो है, हरिकोटा और भटकल जो है ये अरब सागर में नहीं है। तो 1 और 3 आंसर बनता है ए।
1 और 3, हरिकोटा और भटकल जो है वो अरब सागर में नहीं है। हरिकोटा आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है, यानी पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप है हरिकोटा। भटकल भी बंगाल की खाड़ी में। तो हरिकोटा और भटकल जो है वो अरब सागर में नहीं है। हरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश के तट पर है। हरिकोटा द्वीप पर ही भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वो कहाँ है? हरिकोटा द्वीप पर। और हरिकोटा द्वीप पर जो भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? हरिकोटा पर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये केंद्र किस बात के लिए है? तो ये केंद्र जो है वो अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र है। अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? अरावली से निकलने वाली इसमें कौन सी नदी है? तो आंसर आपका हो जाएगा अरावली से निकलने वाली नदी ये लूनी हो जाएगा, लूनी, यानी आंसर सी होगा। अरावली पर्वत से निकलने वाली नदी कौन है? लूनी नदी जो अरावली पर्वत से निकलती है और ये थार डेजर्ट में ही विलुप्त हो जाती है, यानी डायरेक्ट ये कोई सागर महासागर में नहीं गिरती है किसी नदी में, ये सहायक नदी भी नहीं है, ये थार डेजर्ट में विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी जो है अरावली पर्वत से निकलकर अरावली पर्वत से निकलकर थार डेजर्ट में, थार मरुस्थल में विलुप्त होती है। अब है स्टूडेंट कि अरावली पर्वत कौन? तो ये देखोगे ये अरावली पर्वत है और अरावली पर्वत के ही वृष्टि छाया में पड़ने के कारण वो वहाँ पर डेजर्ट है, थार डेजर्ट। अरावली की उपस्थिति के कारण ही राजस्थान का जो थार डेजर्ट है वहाँ पर बारिश नहीं होती है, उसका कारण है अरावली की उपस्थिति। अब है ऑप्शन में हमारा है चंबल जो है मालवा के पठार से निकलती है। चंबल मालवा के पठार से, यानी मध्य प्रदेश से, मालवा के पठार से, और कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलती है। यह यमुना की सहायक नदी है। आप जानते हो, एक दो बार मैं बताया वही हूँ कि गंगा के दाहिने से मिलती है यमुना, और यमुना की सहायक नदी हो जाती है चंबल। यमुना की सहायक नदी चंबल, लेकिन इसका उद्गम कहाँ से है? मालवा के पठार से, मध्य प्रदेश से। मालवा के पठार से चंबल निकल करके यमुना में मिल जाती है। तो चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारा है माही भी ऑप्शन में है। तो माही ये विंध्य पर्वत से निकलती है, माही विंध्य पर्वत से निकलती है और ये अरब सागर में गिरती है। विंध्य पर्वत से निकल करके अरब सागर में गिरती है। विंध्य पर्वत से निकल करके अरब सागर में माही निकलेगी। कहाँ से? विंध्य पर्वत से। विंध्य पर्वत से निकलती है, से निकलकर अरब सागर में गिरेगी, अरब सागर में। नेक्स्ट है घग्घर। ये घग्घर जो है, या घाघरा भी बोलेंगे, ये गंगा की सहायक नदी है। घग्घर जो है गंगा की सहायक नदी है। तिब्बत के पठार से निकल करके गंगा में आके मिलती है बिहार में। तो ये तिब्बत के पठार से निकलेगी, तिब्बत के पठार से निकल करके, तिब्बत के पठार से निकलकर, पठार से इसका उद्गम है और ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी बिहार में आकर के ये गंगा में मिल जाती है।
आंसर हमारा जो क्वेश्चन जो है कि कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है, तो अरावली पर्वत से निकलने वाली नदी जो है लूनी नदी है, जो थार डेजर्ट में विलुप्त थार डेजर्ट में थार मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है। क्वेश्चन थोड़ा ढंग का है, क्वेश्चन को थोड़ा देखा जाए, सोचने वाला थोड़ा क्वेश्चन है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता, आप जानते हो भारतीय संविधान का भाग 3, भाग 3 में क्या है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल भाग 22, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। ये तो आप बहुत बार सुन चुके हो और जानते भी हो। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का अनुच्छेदीय विस्तार क्या है, 12 से 35। चलिए ठीक है। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है, 6, और उसी में एक मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम अबाउट रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इस अधिकार का आर्टिकल रेंज है स्टूडेंट 25 से 28, यानी अनुच्छेद 25 से 28। चलिए, तो धार्मिक स्वतंत्रता भाग 3 में है, ये मालूम है हम लोगों को। धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम अबाउट रिलीजन, फ्रीडम अबाउट रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। 6 मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का आपका जो आर्टिकल रेंज है वो 25 से 28। 25 में क्या है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। आर्टिकल 25 में क्या है, इसको थोड़ा सा हम इरेज करें पहले। देखो बाबू, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका आर्टिकल है 25 से 28। आर्टिकल है 25 से 28, ठीक है। अब इसमें चूंकि क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सोचना है, आर्टिकल 25 में क्या है। आर्टिकल 25 कहता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि कोई भी धर्म मानने अपनाने की स्वतंत्रता। आपको ये स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कीजिए, उसको त्यागिए, ये आपका निजी बात है। इसमें कोई भी किसी तरह का दबाव या किसी तरह का बाउंडेशन या किसी तरह का कोई भी नियम नहीं है। तो आपको कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है, मानने त्यागने सब स्वतंत्रता है। चलिए ठीक है। अब 6 में है अपने धर्म का प्रबंधन, धर्म का प्रबंध यानी मैनेजमेंट, प्रबंधन भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट। अपने धर्म से संबंधित कोई भी मैनेजमेंट करने की आपकी स्वतंत्रता है, कोई भी उससे संबंधित स्थान स्थापित करने, उसका मैनेजमेंट करने, ये सब की स्वतंत्रता आपका है। 27 में कहता है कि धर्म के नाम पर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं या मतलब बोलचाल की भाषा में बता रहा हूं, धर्म के नाम पर कर या चंदा, कर नहीं इम्पोज हो सकता है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगाया जा सकता है। किसी धर्म के अभिवृद्धि या किसी उद्देश्य से कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता है। 28 में क्या है बाबू, 28 आर्टिकल 28 में क्या, आर्टिकल 28 में है, मैं शॉर्ट में इसको बता रहा हूं। आर्टिकल 28 में है कि गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी धर्म विशेष की शिक्षा या उपासना नहीं होगी और उसमें शामिल होने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो सरकारी, बोलचाल की भाषा में, सरकारी शिक्षण संस्थान में
धार्मिक शिक्षा का निषेध, धार्मिक शिक्षा का निषेध, यानी कि धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा फ्रेम्ड है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? नकारात्मक है, सकारात्मक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। ये सब दोनों देखो, ये अफर्मेटिव है, सकारात्मक है। कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता, धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता। और इसमें क्या है, इसमें आपको क्या नहीं करना है, ऐसा है कि धर्म के नाम पर कोई टैक्स इंपोज नहीं होगा, धर्म के नाम पर कोई डोनेशन के लिए किसी को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी धर्म विशेष की शिक्षा, उपासना या उसमें शामिल होने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं, तो नहीं जुटा हुआ है, इसलिए ये नेगेटिव हुआ। तो अब आप देख रहे हो क्या, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों हुआ, तो सकारात्मक भी नकारात्मक भी, इसलिए आंसर हमारा होगा दोनों। मैं कोशिश किया आपको ये बताने के लिए कि आखिर कौन सा आर्टिकल इसमें सकारात्मक है और कौन सा आर्टिकल नकारात्मक है। नकारात्मक मैंने निषेध करता है किसी बात के लिए और सकारात्मक का मतलब आपको कुछ सीधा अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी ये भी जो है वो किसी अन्य धर्म, कोई भी धर्म को मानने वाले के लिए ये एक तरह से स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार किसको है? आप देखो इस चीज को कभी नहीं भूलोगे, नागरिकता जो है वो केंद्रीय सूची का विषय है, केंद्रीय सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, केंद्रीय सूची का विषय है, और केंद्रीय सूची का ये विषय होता है नागरिकता, और केंद्रीय विधायिका क्या है? संसद। तो नागरिकता से संबंधित विधान बनाने का अधिकार किसको है? ऑथराइज्ड कौन है? तो वो हमारी पार्लियामेंट है। नागरिकता से संबंधित अधिकार बनाने के लिए कौन ऑथराइज्ड है? हमारा पार्लियामेंट, तो संसद। ऐसे ऑप्शन आपको भगाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा, तो लोकसभा राज्यसभा अलग अलग कुछ नहीं, पूरा संसद। संसद में के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और नागरिकता से संबंधित भाग, मैं बहुत बार इसको बोल चुका हूं, नागरिकता से संबंधित जो भाग है, संविधान के किस भाग में नागरिकता है? तो भाग 2 में। और नागरिकता का अनुच्छेदीय विस्तार क्या है? 5 से 11। नागरिकता का अनुच्छेदीय विस्तार 5 से 11। और आर्टिकल 11 में ही कहा गया है, आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी नियमन करने का, कोई भी नियम बनाने का अधिकार जो है वो किसको है? संसद को। आर्टिकल 11 में अगर ये भी बात पूछ दे कि नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है संसद को, किस अनुच्छेद से? तो आंसर होगा अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 से। और नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता किस भाग में? भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन संबंधित है? देखो मैं कभी आप लोग को किसी डिस्कशन में ये बताया हूं कि नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सब का आर्टिकल पूरी तरह से याद रखना है। ऐसे मैक्सिमम उसके बाद के भी, यानी 51 के बाद के भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको तो याद करना ही है, लेकिन 51A तक पूरा चीज आपको याद रखिए, तभी आज के क्वेश्चन का, और उसी का देखिए यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। हमारा क्वेश्चन है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो ये आपका आर्टिकल 48A में है, 48A यानी 48 क में है। अनुच्छेद 48 जो हमारा है, अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन से संबंधित है, कृषि और पशुपालन से संबंधित है। और 48 क जो है ये संविधान संशोधन से जोड़ा गया, और ये आपको 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन से ये जुड़ा है, 42वें संविधान संशोधन। और ये तो आप जानते ही हो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब का है? 42वां संविधान संशोधन जो है वो कब का है? ये
1976 का है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, सबसे बड़ा संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये भी पूछता है कि संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 48 में क जोड़ा गया और 48 क में ये उपबंधित किया गया पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन की बात। फिर से मैं आपको सजेस्ट करूंगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व के भी एक एक आर्टिकल को आप याद कीजिए। और राज्य का नीति निदेशक तत्व कहाँ पर? भारतीय संविधान के भाग 4 में। और राज्य के नीति निदेशक तत्व के सभी आर्टिकल हैं, वो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक एक एक आर्टिकल आपको जानना होगा। जैसे अभी आप एग्जाम्पल देख रहे हो, 48 ने पूछ के 48 का पूछा। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो ये 42वां होगा। फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि किस अनुच्छेद में कुछ परिवर्तन करके, अनुच्छेद में कुछ एडिशनल चीज जोड़ करके इसको रखा गया, तब होगा कि 48 में एडिशनल करके और उसको 48 क के तहत रखा गया। तो ये सब चीज और कब किस संविधान संशोधन से किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, निदेशक तत्व। बाबू इसका आर्टिकल रेंज कितना है? 36 से 51। भाग कौन है? मैं अभी बताया, भाग कौन है? भाग 4, भाग 4। तो इसका एक एक आर्टिकल आपको जानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फिर इसके बाद जो हम लोग का क्वेश्चन हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 17 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विस इन इंडिया 1912 के सदस्य नहीं थे? इनमें से किसको रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विस इन इंडिया 1912, देखिए ये कमीशन इस बात के लिए बना था कि पब्लिक सर्विस में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए। पब्लिक सर्विस में भारतीयों की भागीदारी, प्रशासनिक जो सेवा है उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, इस पर रिपोर्ट करने के लिए एक कमीशन जो था उसका गठन हुआ था। हमारा क्वेश्चन ये है कि रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस इन इंडिया 1912 के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? तो इनमें से कौन नहीं थे अगर डिसाइड होता है तो बाकी लोग थे। तो कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इस कमीशन के सदस्य नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक इस कमीशन के सदस्य नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता और आरंभ में, कांग्रेस के आरंभ में जो गरम पंथी विचारधारा आया उसमें प्रमुख नेता के रूप में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, और लाल बाल पाल, उसमें बाल जो है बाल गंगाधर तिलक के लिए लाल, लाला लाजपत राय के लिए बिपिन चंद्र पाल के लिए पाल, लाल बाल पाल, ये कांग्रेस के शुरू के 3 गरमपंथी लीडर। और फिर आप जानते हो कि बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने, सिरोल ने खास करके इनको भारत में असंतोष का जनक कहा, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया इनको कहा। ये भी कहा गया है कि किसको अंग्रेजों ने फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया कहा है? बाल गंगाधर तिलक को। और तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला और फिर बाल गंगाधर तिलक 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की कारावास की सजा हो गई और फिर वो 1914 में कारावास से मुक्त हुए, यानी जेल से मुक्त किए गए। और उसके बाद फिर वो कांग्रेस को के दोनों जो कांग्रेस में जो एक फूट आ गई थी उसको फिर से एकजुट करने के प्रयास में होते हैं और उसमें काफ़ी सफलता इनको, और इनके प्रयास से ही अगर कहा जाए तो कांग्रेस कांग्रेस में एकजुटता आती है। और फिर बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जब ये जेल में थे तो इनकी एक रचना जो बहुत, वो क्वेश्चन बार बार पूछता है, गीता रहस्य। गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की रहस्य, और इसकी रचना इन्होंने जेल में किया था। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक
की एक प्रमुख रचना। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में इन्होंने कहा था कि आर्य संभवतः, यानी उनका ये मानना था कि आर्य आर्कटिक रीजन के रहने वाले थे, आर्य आर्कटिक रीजन के रहने वाले थे, ये बाल गंगाधर तिलक का मानना। बाल गंगाधर तिलक के बारे में फिर आप देखते हो कि होम रूल मूवमेंट से ये जुड़े हुए, होम रूल मूवमेंट का कंसेप्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी का, लेकिन भारत में होम रूल मूवमेंट सबसे पहले अगर किसने शुरू किया तो बाल गंगाधर तिलक। ऐसे होम रूल मूवमेंट को ये महाराष्ट्र में चलाए और शेष भारत में एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन ये था रॉयल कमीशन पब्लिक सर्विस इन इंडिया 1912 के सदस्य कौन नहीं थे, तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है और 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। यहाँ अफ्रीका छूटा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ अफ्रीका होगा, यहाँ पर ये होगा कि किस पुस्तक को दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने किस पुस्तक को लिखा था। निम्न किस एक पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था, तो वो इंडियन ओपिनियन, वो है इंडियन ओपिनियन। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका निकाला था। और गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ आश्रम इनके जो है वो टॉलस्टॉय आश्रम है, 3 आश्रम उनका अफ्रीका में, टॉलस्टॉय आश्रम हो गया, फिनिक्स आश्रम हो गया, नाटाल आश्रम हो गया। ये भी पूछता है, टॉलस्टॉय आश्रम, नाटाल आश्रम और फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स, ये अफ्रीका में गांधी जी के आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये संकल्प लिया गया? किस तरह का संकल्प कि विधि के समक्ष जाति, वंश या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में संकल्प लिया गया था? ये कांग्रेस के 1931 का अधिवेशन जो कराची में हुआ था, कांग्रेस के 1931 के अधिवेशन में ये संकल्प लिया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? लौह पुरुष और सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल साहब की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में ही पहली बार ये संकल्प लिया गया कांग्रेस के द्वारा कि विधि के समक्ष किसी प्रकार का, किसी आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये संकल्प कांग्रेस ने लिया 1931 में अपने कराची अधिवेशन में, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इन सारे अधिवेशनों के बारे में आप जानते ही हो। 1906 में बंगाल विभाजन की घोषणा का विरोध हुआ था, मतलब इसको गलत बताया गया 1906 के अधिवेशन में। 1916 के अधिवेशन को आप अच्छी तरह से जानते हो। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अभी हमने एक पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन मतलब हम ये बताए थे कि तिलक साहब के प्रयास से कांग्रेस के 2 घटक जो थे फिर से एकजुट हो गए थे। तो इस लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस के 2 घटक, नरम दल और गरम दल, फिर से एकजुट हुए थे। इसलिए इस अधिवेशन
की उपलब्धि को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट 1916, लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929, इसके बारे में जानते हैं। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था और लाहौर अधिवेशन 1929 में ही 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति है। अंतिम उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति है। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अध्यक्ष, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने ये कांग्रेस की ओर से ये घोषणा किया था। और फिर उन्होंने ये भी उस दिन घोषणा किया था, यानी 31 दिसंबर 1929 को उन्होंने ये भी घोषणा किया था कि अगले 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाई गई। 26 जनवरी 1930 को, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अध्यक्ष, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया कि कांग्रेस का उद्देश्य अब पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति से कम कुछ नहीं। और उन्होंने ये भी घोषणा किया कि अगले 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। और इसी के बाद कांग्रेस की परंपरा बन गई और प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। फिर यही कारण है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी की कांग्रेस के इतिहास में जो वो महत्व था, उस महत्व को देखते हुए ही भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और भारत गणतंत्र की श्रेणी में आया 26 जनवरी 1950 को। फलतः 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन जो है, बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित के राइटर कौन थे? हरिसेन, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास। बुद्ध चरित के लेखक जो थे वो अश्वघोष थे। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष, बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष थे। अब आप देखिएगा, अश्वघोष एक बौद्ध विद्वान, वसुमित्र भी बौद्ध विद्वान, और कालिदास साहित्यकार, संस्कृत के साहित्यकार। कब के? ये है गुप्त काल के। इनकी बहुत सी रचनाएं आप जानते ही हो। हरिसेन ये गुप्त काल के, और हरिसेन जो हैं वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रिजवर्दी इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता। और ये अभिलेख किसके प्रशंसा में है? तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा में। तो हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता। प्रयाग प्रशस्ति एक प्रशस्ति अभिलेख है जो समुद्रगुप्त की प्रशंसा में उनके मंत्री हरिसेन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अश्वघोष, जो बुद्ध चरित के राइटर, बौद्ध साहित्य बुद्ध चरितम के राइटर अश्वघोष, और वसुमित्र भी बौद्ध विद्वान। अब देखिए, अश्वघोष ये भी कनिष्क के काल के हैं। कनिष्क का काल पहली सदी ईस्वी से दूसरी सदी ईस्वी भी, लेकिन प्रथम सदी ईस्वी, और ये भी कनिष्क के काल के हैं। एक चीज़ और यहाँ पर
खास चीज याद पड़ रहा है कि चौथी बौद्ध संगति, जो प्रथम सदी ईस्वी में चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? के अध्यक्ष जो थे वो थे के अध्यक्ष वसुमित्र थे, वसुमित्र। जबकि यही एक संगति है जिसमें उपाध्यक्ष का भी पता चलता है, उपाध्यक्ष, और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और आप जानते हो कि चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? ये कनिष्क के काल में, और चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा और उसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पहले इसको इरेज कर दूं। और फिर क्वेश्चन हम लोग का जीके का ही है, ड्रेकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? ड्रेकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो ये दक्षिण अफ्रीका का, अफ्रीका महादेश के दक्षिण भाग में ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है। तो ड्रेकन्सबर्ग कहाँ का पर्वत है? तो दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महादेश के दक्षिणी भाग का। तो यहाँ आंसर हमारा हो गया डी। और भी अफ्रीका महादेश के पर्वतों का अगर नाम रखा जाए तो एटलस हो जाएगा, माउंट कैमरून हो जाएगा, किलिमंजारो हो जाएगा, ड्रेकन्सबर्ग तो बोला ही गया। तो एटलस, कैमरून और किलिमंजारो, एटलस, कैमरून और किलिमंजारो, ये भी अफ्रीका महादेश के प्रमुख पर्वत। तो आंसर हमारा होगा डी। ड्रेकन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग का पर्वत, पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका महादेश में ही, ऐसा नहीं, यहाँ अफ्रीकी संघ लिखा हुआ है, ठीक है, ये डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और 22 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? ये रेसेज है कि किस रेस के, किस समूह से हैं, कि काकेशियन है, मंगोलॉयड हैं, ऑस्ट्रेलॉयड हैं, निग्रोड हैं। देखिए भारत में हर रेस के लोग उपलब्ध हैं, लेकिन अधिकांश जो है वो काकेशियन जो प्रजाति बोला जाता है, काकेशियन रेस के हैं। तो अधिकांश भारतीय किस रेस के हैं? काकेशियन रेस के। निग्रोइड जो है वो अफ्रीका में मिलेंगे, मंगोलॉयड जो है वो खास करके आपको सेंट्रल एशिया में ज़्यादा मिलेंगे, ऑस्ट्रेलॉयड जो है वो यूरोप में। तो अलग अलग काकेशियन ग्रुप के जो भी इस रेस के लोग जो होंगे वो पूरे गोरे तो नहीं, लेकिन गोरे होंगे, जो गेहुआ गोराई होता है उस रंग के होंगे। तो अधिकांश भारतीय किस रेस के आते हैं? तो काकेशियन रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नांकित में से कौन सी है? तो शुष्क खेती यानी जहां वर्षा कम हो, तो शुष्क ड्राई कल्टीवेशन के अंदर कौन आता है? जहां बारिश कम हो तो ये बाजरा, और बाजरा हमारा मुख्य रूप से उगाया जाता है राजस्थान क्षेत्र में, और बाजरा जो है ये मोटे अनाज में आता है, मोटे अनाज का एक उदाहरण, और ये शुष्क खेती का एक प्रमुख फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? उत्तर से दक्षिण में जाना है, उत्तर से दक्षिण।
उत्तर से दक्षिण में ये क्रम देखना है जो दिया हुआ है उसमें। तो देखिए इसमें 3 है, कैमूर पर्वत श्रेणी, रामगढ़, सोन, और उसी को आगे पीछे किया हुआ है। तो सबसे उत्तर में सोन पर्वत श्रेणी तो कुछ नहीं है, लेकिन वो जो एरिया होता है उसको बोला जाता है। फिर कैमूर पर्वत श्रेणी और दक्षिण में आ जाएगा रामगढ़ पर्वत श्रेणी। तो ये तो है ही कि रामगढ़ से उत्तर में कैमूर पड़ता है, रामगढ़ से उत्तर में कैमूर पड़ेगा, उत्तर से दक्षिण हमें जाना है। तो यहाँ पर रामगढ़ से उत्तर में कैमूर नहीं है, तो इसलिए ये सोन का जो इलाका होगा उसके हिसाब से ये कर रहा है। तो सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी ये आपका आएगा। ये कैमूर पर्वत श्रेणी आप देखेंगे बिहार में भी, कुछ झारखंड में भी, और फिर आप रामगढ़ झारखंड में, और सोन का कुछ प्रभावित क्षेत्र जो है उसको सोन पर्वत श्रेणी करके, तो उत्तर से दक्षिण में आप इसे ही अरेंज कर सकते हैं। तो सी आंसर होगा, 24 का आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूर तक। इसका अर्थ ये है कि ये आर्थिक क्षेत्र, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न जो बात होता है कि किसी भी देश का अगर तट मिल रहा है तो उस तट से कितनी, समुद्र में कितनी दूरी तक पर उसका आर्थिक अधिकार रहता है, उसके अधिकार क्षेत्र में रहता है। तो ये जो हमारा है 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक भारत का जो है आर्थिक संलग्न क्षेत्र है। तो भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूर तक है, तो जो इसका स्थलीय भाग है उससे कितनी दूर तक का एरिया उसके आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आंसर होगा 200 समुद्री मील के बाद दूरी तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है। आगरा मुंबई, चेन्नई ठाणे, कोलकाता हजीरा, पुणे मछलीपट्टनम। तो देखिए अब कौन कहाँ है। आगरा से मुंबई की स्थिति देखते हो तो उत्तर प्रदेश से ये आएगा, आगरा मुंबई अगर देखते हो तो ये स्थिति बनेगी। चेन्नई ठाणे देखते हो तो ये स्थिति बनेगी, थोड़ा सा इतना दूर नहीं, यहाँ चेन्नई ठाणे ये स्थिति बनेगी। फिर पुणे मछलीपट्टनम देखते हो तो ये स्थिति ज़्यादा दूर नहीं है। फिर आप देखते हो एक है कोलकाता से हजीरा, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल से, हजीरा कहाँ जाओगे, गुजरात तक। तो कोलकाता से हजीरा ये जो दूरी है ये सबसे ज़्यादा है। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में और हजीरा आपका आएगा गुजरात में। तो कोलकाता से हजीरा ये जो मार्ग होगा ये दिए गए मार्गों में सबसे लंबा होगा, इसलिए आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ 27 नंबर क्वेश्चन, फिर ये साइंस का जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 26 हो गया, 27 साइंस का है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी का जो 3 लेयर हम जानते हैं, मुख्य लेयर, तो एक होता है कोर, और कोर में भी बांटा जाता है आंतरिक कोर और बाह्य कोर, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। और ये जो है यहाँ तापमान पृथ्वी में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तापमान बढ़ते जाता है, तो पक्का है भाई कोर के पास, केंद्र के पास तापमान बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा तापमान है, लेकिन ये ठोस अवस्था में है, जबकि इसके ऊपर वाला, ये पूरा कोर यहाँ से ऊपर वाला फिर द्रव अवस्था में है, ये लिक्विड, ये
ये द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, लेकिन ये ठोस अवस्था में है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं है। तो भाई क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो ज़्यादा है, ये तो क्वेश्चन भी बोल रहा है। यहाँ पर ज़्यादा दबाव के कारण, तो केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, तो अधिक प्रेशर के कारण जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। अधिक दाब के कारण मेल्टिंग पॉइंट उच्च हो जाता है, जिससे वहाँ के चट्टान पिघले हुए अवस्था में नहीं है, जबकि उनके ऊपर, जबकि टेम्परेचर भी वहाँ कोर के, इनर कोर के तुलना में आउटर कोर में तापमान कम है, लेकिन वो पिघले, क्योंकि वहाँ पर फिर प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ बहुत अधिक प्रेशर है, काफ़ी अधिक दाब है। यहाँ पर क्या है, काफ़ी उच्च दाब, काफ़ी उच्च दाब है, उच्च दाब भी और उच्च ताप भी, उच्च ताप भी है। लेकिन इस उच्च दाब के कारण क्या हो रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है, तो ये वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, इसलिए वो पिघल नहीं रहा है, ये पिघले हुए अवस्था में नहीं है, इसलिए 34 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग के सामने है, और क्वेश्चन है खगोलीय एकक क्या है। खगोलीय एकक क्या है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। तो सूर्य से पृथ्वी के दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, या पृथ्वी से एवं सूर्य के मध्य दूरी, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको मैं बताया था कि खगोलीय पिंडों के बीच दूरी मापने के लिए ये किलोमीटर, मीटर, ये बहुत, किलोमीटर भी बहुत छोटी इकाई है। जैसे दो शहरों के बीच की दूरी को आप सेंटीमीटर में नहीं व्यक्त करते हो, मिलीमीटर में नहीं व्यक्त करते हो, तो इसके लिए किलोमीटर लगाते हो। तो उस तरह से दो खगोलीय पिंड, दो सेलेस्टियल जो बॉडी है, चाहे वो स्टार टू स्टार हो, प्लैनेट टू प्लैनेट हो, प्लैनेट टू सैटेलाइट हो, सैटेलाइट टू सैटेलाइट हो, तो उनके बीच इतनी अधिक दूरी होती है कि उसके लिए किलोमीटर ये बहुत छोटा यूनिट होगा, और इसलिए बड़े यूनिट की बात की गई। तो एक है लाइट ईयर। लाइट ईयर है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वो लाइट ईयर, तो वो एक यूनिट हुआ लाइट ईयर। फिर है पारसेक, लाइट ईयर से भी बड़ा हो गया पारसेक, तो या तो लाइट ईयर में एक्सप्रेस करते हैं, और ज़्यादा दूर है तो पारसेक में भी एक्सप्रेस करते हैं दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को, या तो पारसेक में या लाइट ईयर में। अब क्या है कि जब खगोलीय पिंडों की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पारसेक और लाइट ईयर के बजाय एक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लेते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए, वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और वो है खगोलीय एकक। और वो क्या है, तो वो दूरी एक यूनिट होगा कब, तो सूर्य से पृथ्वी के बीच जितनी दूरी है वो एक यूनिट हुआ। अगर दो खगोल की एकक बोल दिया गया तो समझिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसका दुगना, तो दो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो दो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब हो गया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उससे दुगना, 3 हो गया। तो ये भी एक्सप्रेस करने में के लिए एक यूनिट के रूप में रखा जाता है। तो यहाँ खगोलीय एकक क्या है, तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, और ये आपका साइंस का क्वेश्चन जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शायद हम लोग का है, भारतवर्ष में जब दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय सैन फ्रांसिस्को का समय किसके निकट होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपसे दो कॉन्सेप्ट रिक्वायर करता है। एक कि अलग अलग जो लैटिट्यूडनल स्थिति पर स्थित है वो उसके बीच समय कैसे ज्ञात करते हैं, वो कॉन्सेप्ट है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि चूँकि भारत का आप जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है जिस पर हम समय ज्ञात करते हैं, स्टैंडर्ड लाइन जो हमारा है वो आपको जानना चाहिए। और सैन फ्रांसिस्को चूँकि एक मशहूर शहर है तो वो कहाँ पर है, किस लॉन्गिट्यूड पर, किस देशांतर पर स्थित है, ये भी आप जाने, ये अपेक्षा की जा रही है इस क्वेश्चन में। तो भारत का जो हमारा मानक समय रेखा है, भारत का जो मानक समय रेखा है, अब इस पर थोड़ी सी टाइम लगे, थोड़ा इसमें हम टाइम देंगे और आपको बता रहे हैं। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट
ईस्ट। आप जान रहे हो। अब है सैन फ्रांसिस्को, ये यूएसए का एक नगर है। और ये जो सैन फ्रांसिस्को है, ये एग्जैक्ट सैन फ्रांसिस्को जो है वो है आपको 122 डिग्री 30 मिनट पर सैन फ्रांसिस्को है। तो सैन फ्रांसिस्को तो चूंकि यूएसए का एक नगर है, तो पूरी तरह से 122 डिग्री 30 मिनट पर तो नहीं लेंगे, यूएसए के लिए जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन होगा उस पर लेंगे। खैर, अब आप जानिए कि 1 डिग्री देशांतर पर टाइम का अंतर कितना होता है बाबू? 4 मिनट का। और इसका जो 122 डिग्री 30 मिनट जो बोले वो वेस्ट है, पश्चिमी देशांतर। सैन फ्रांसिस्को 122 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर है, और भारत का जो मानक समय रेखा है वो 22 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इनमें देशांतरीय अंतर कितना है, ये कितने देशांतर का अंतर है, ये हमको कितने डिग्री का अंतर है ये कैलकुलेट करना होगा। और 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर पड़ता है। और फिर ये है कि अगर आप दो बिंदुओं का अगर तुलना कर रहे हैं, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो टाइम क्या होगा? प्लस होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? 1 देशांतर पर 4 मिनट के हिसाब से। अगर आप दो बिंदुओं के बीच का अगर देख रहे हो, अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो टाइम क्या होगा? घटेगा। तो कितना घटेगा? 4 मिनट। कैसे? यानी प्रत्येक देशांतर पर। खैर, ये 122 डिग्री 30 मिनट वेस्ट हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर 0 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, अब यहाँ से यहाँ का जो देशांतरीय अंतर जो है, तो ये तो 0 है ना, तो 0 से 22.5 इधर 0 से 122 इधर 0 से 82.5 इधर 0 से 122 डिग्री 30 मिनट। अब इन दोनों का जो अंतर आप लोगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, घटा मत देना। इधर वेस्ट में 122 इधर ईस्ट में 82, तो 30 डिग्री तो 30 मिनट तो 1 डिग्री हो गया। 122 और 82 को भी अगर जोड़ते हैं तो 2 4 हो गया, 8 2 10 हो गया, 204 हो गया। 204 डिग्री, 205 डिग्री एग्जैक्ट अगर ले रहे हैं 205 डिग्री। और इसमें 4 से अगर गुना करते हैं और ये टाइम क्या होगा? घटेगा, यानी यहां से टाइम पीछे होगा। तो 5 के 20 2 820 मिनट के करीब। और ये सब आप करोगे तो टाइम पीछे जाएगा। तो अभी आपका 12 बजे दिन है, यानी 12 नून है, मध्याह्न है, और उसके पीछे का टाइम। तो पीछे का टाइम जब 12 मध्याह्न के पीछे का टाइम जाइएगा तो वो टाइम क्या होगा? वो फिर 12 मध्याह्न से आप जाइएगा तो 12 बजे तक फिर एएम में रहिएगा, रात के 12 बजे तक, और फिर उसके पीछे जाएगा तो पीएम हो जाएगा। तो इस स्थिति से गत दिवस का पिछले डेट का 11:30 के लगभग का टाइम आएगा, क्योंकि 122 पर ये एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, वहाँ का जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है उससे निकलेगा, यूएसए का। तो गत दिवस का यानी मोटा मोटी आप ये जानिए कि भारत के समय से अमेरिका का समय क्या होगा? लगभग 12 घंटा पीछे होगा, लगभग 12 घंटा पीछे होगा। और उस हिसाब से ऑप्शन जो दिया हुआ है ये पड़ेगा आपको, क्योंकि 12 बजे दिन से 12 घंटा पीछे अगर जाएगा तो 12 बजे रात होगा, लगभग 12। और उसके फिर पीछे जाइएगा तो दूसरे दिन का, तो दूसरे दिन का वो कौन सा समय होगा? पीएम। आप जानते हो 12 बजे दिन को मिड डे कहते हैं, मध्याह्न कहते हैं, नून कहते हैं। और 12 बजे दिन के बाद और 12 बजे रात के पहले वो पीएम कहलाता है। और 12 बजे रात को मिडनाइट कहते हैं। वो एम पीएम में कुछ नहीं, ना 12 बजे दिन एम पीएम कहलाता है, ना 12 बजे रात एम पीएम कहलाता है। 12 बजे दिन को नून कहते हैं, 12 बजे रात को मिडनाइट कहते हैं। और नून के बाद मिडनाइट तक जो चलिएगा उसको आप क्या बोलोगे? पीएम। और मिडनाइट से नून तक जो जाइएगा उसको क्या कहेंगे? एएम। मिडनाइट से यानी 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक जाते हैं उसको एएम बोलते हैं। और 12 बजे दिन के बाद 12 बजे रात के पहले तक जाते हैं उसको पीएम बोलते हैं।
तो इसी को बोलते हैं पूर्वाहन। AM को हो जाता है पूर्वाहन और PM को होता है उत्तराहन और 12 बजे को होता है मध्याह्न और 12 बजे रात का होता है मध्य रात्रि। तो ये पिछले डेट में 12 बजे रात के पहले कुछ होगा तो वो 11:30 PM, उसी तरह का कैलकुलेशन, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को का एग्जैक्ट हमने बताया कि 122 डिग्री 30 मिनट। और फिर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो कितना लॉन्गिट्यूड का अंतर है उसमें देखिए, इधर है ईस्ट में 82.5 और उधर है वेस्ट में 122, तो ये दोनों जुड़ जाएगा और उसके हिसाब से टाइम पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि भारत से आप कहाँ जा रहे हो, भारत से तुलना कर पीछे की तरफ। तो जब आप बढ़ रहे हो तो कैसा बढ़ रहे हो, ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज जब बढ़ोगे तो टाइम को क्या करोगे, पीछे करोगे। और आगे किसी स्थान का टाइम कैलकुलेट करना रहता, मान लो भारत से और पूरब की तरफ, तो वो आप कैसे जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो समय उसमें आगे जाएगा, उसमें प्रति देशांतर पर 4 मिनट जोड़ते जाएंगे। और क्लॉकवाइज जब बढ़ेंगे तो प्रति देशांतर पर 4 मिनट घटाते जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का होता है और मोटा मोटी तो ये इस पे पकड़ा जाएगा ऑप्शन के हिसाब से कि 12 घंटा पीछे के हिसाब से लगभग के बाद। तो यहाँ 12 बजे दिन से और 12 बजे रात्रि का तो कोई है नहीं, तो इसलिए वो आपका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। और यहाँ 11:30 PM दिया, लेकिन ये गत दिवस का, इसलिए ये सही होगा। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर? वो दामोदर नदी पर, जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना हुई और ये 1948 में। तो आप याद रखोगे कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर? दामोदर नदी पर। और कब? 1948 में दामोदर नदी। और ये परियोजना दामोदर नदी झारखंड में, ऐसे ये परियोजना संबंधित होगा झारखंड और बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गोदावरी नदी, अब ये सब का उद्गम आप जानते हो। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ? तो महाराष्ट्र के त्रयंबक नामक स्थान से, कावेरी कर्नाटक से और कोयना भी महाराष्ट्र से। कोयना का उद्गम भी महाराष्ट्र से। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई? जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई, ये हम लोग का क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई या उस परियोजना का नाम क्या है? सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई? तो पापनासम। पापनासम। अब यह है पापनासम परियोजना कहाँ है? पापनासम परियोजना कहाँ है, ये क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है। पापनासम परियोजना कहाँ है? ये परियोजना तमिलनाडु में है। पापनासम परियोजना जो है ये तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के पापनासम नहीं, पहली 1902 में बोल रहा है, ये शिव समुद्रम होगा, सॉरी ये शिव समुद्रम होना चाहिए, पहली बोल रहा है। 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में कहाँ स्थापित की गई? कोयना, खोपोली, पापनासम, शिव समुद्रम। 4 ऑप्शन हमारे पास है और हम लोग को ये देखना है कि पहली जल विद्युत परियोजना, देखिए बहुउद्देशीय परियोजना, जो नदी बहुउद्देशीय परियोजना, वो हमने बताया कि दामोदर वैली परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, वो 1948 में। यहाँ पर है जल विद्युत, तो पहली जल विद्युत परियोजना जो 1902 में स्थापित हुई वो कहाँ पर? तो शिव समुद्रम परियोजना है जो कावेरी नदी पर कर्नाटक में। शिव समुद्रम, ये आंसर शिव समुद्रम होगा। और ये कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर है और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। अब हम ये बताएं कि पापनासम परियोजना कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है और ये ताम्रपाणी नदी पर है। फिर कोयना जो है वो महाराष्ट्र का परियोजना है, कोयना जो है वो महाराष्ट्र का परियोजना है।
कोयना परियोजना जो है वो महाराष्ट्र का, और कोयना नदी भी है ये महाराष्ट्र में। फिर है खोपोली परियोजना। खोपोली परियोजना जो है ये भी महाराष्ट्र का परियोजना है। खोपोली भी महाराष्ट्र का परियोजना है। क्वेश्चन हमारा था 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो शिव समुद्रम परियोजना और कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर, कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो दामोदर एवं सोन घाटी दोनों में। दामोदर एवं सोन घाटी दोनों में। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें नर्मदा घाटी में, दामोदर घाटी में, सोन घाटी में। दामोदर एवं सोन घाटी दोनों में, तो दामोदर और सोन घाटी दोनों कीजिए। ये आंसर डी होगा, दामोदर और सोन घाटी दोनों में। और ये जो है गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं यहाँ पर ये खास करके कोयला के लिए ज़्यादा मशहूर ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। अब देखिए हमारा गोंडवाना क्रम है, गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना, कुडप्पा, विंध्यन और धारवाड़। ये चट्टान, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान। अब ये आप इसको देख लो कि कहाँ पर किस क्रम की चट्टान ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें सबसे नवीन जो है, एक बार हम बताए भी थे, वो विंध्यन क्रम की चट्टान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 ही हम लोग के जीके में आर्ट्स और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट सेट के साथ फिर हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।